डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जब मोर देन वन इवेंट्स जनरेट होते हैं स्पेशली फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन नोड्स, तो उनका ऑर्डर मेंटेन करना एक चैलेंज रहता है, स्पेशली व्हेन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम मैनर। इस चैलेंज को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। एक केस ये बनता है कि व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। In that case we don't need to do anything. राइट और एक केस 2 बनता है जिसमें ये बेसिकली कॉजैलिटी आ जाती है। when the events are इन सम मैनर। राइट, तो यहाँ पर ये एक टर्म आ जाता है कॉजैलिटी का। कॉजैलिटी बेसिकली क्या होगा कि कॉज को एक्सप्लेन करना कि एक इवेंट हुआ, दिस इवेंट 1 पहले हुआ और फिर इवेंट 2 इसके बाद हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन पूछा, लेट्स से मैं किसी से चैट कर रहा हूँ और मैंने एक क्वेश्चन पूछा, राइट, और मुझे उसके जवाब में आंसर आया, तो ये 2 इवेंट्स हो गए। राइट, एक केस ये हो एग्जाम्पल हो गया ये। और लेट्स से कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, राइट, इस पे किसी ने कमेंट किया, राइट, इस कमेंट पे किसी ने फिर रिप्लाई किया, तो ये काइंड ऑफ 3 इवेंट्स हो गए। एक तो सोशल मीडिया का पोस्ट करना, दूसरा कमेंट करना और फिर थर्ड रिप्लाई करना। तो यहाँ पर जो एक इवेंट होता है ना, एक इवेंट होता है, इस इवेंट के साथ यहाँ पर मेजरली 2 चीज़ एसोसिएटेड हैं। एक तो इवेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, और दूसरा ये एक काइंड ऑफ एक फर्दर एक वन मोर इंफॉर्मेशन इसके साथ एसोसिएट करना, सो दैट वी कैन डिफाइन विच इवेंट ऑकर्ड फर्स्ट। तो इसको हम ये कह सकते हैं कॉजैलिटी। राइट, तो ये 2 इंफॉर्मेशन इसके साथ ऐड करनी होती है हमें, जिससे हम काइंड ऑफ इसी कॉजैलिटी डिसाइड कर सकें। तो अब तो एक तो इवेंट ये हो गया यूनिकली आइडेंटिफाई करना, और दूसरा काइंड ऑफ वो इंफॉर्मेशन जो डिसाइड करेगी कि इसका ऑर्डर क्या होगा। राइट, कॉजैलिटी में इसको ऑर्डर बोल सकते हैं। राइट, ये एक पैरामीटर होगा जो इसके साथ हम एसोसिएट करेंगे इसकी आइडेंटिटी के साथ, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हम कोई भी 2 इवेंट पिक कर रहे हैं तो उनमें कौन सा इवेंट पहले हुआ था और कौन सा इवेंट उसके बाद हुआ। राइट, तो बेसिकली वी विल बी एबल टू डिसाइड द कॉजैलिटी ऑफ द इवेंट्स। राइट, तो ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने वाला हूँ मैं यहाँ। तो सबसे पहले तो केस ये बनता है कि हम इवेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक इवेंट को आइडेंटिफाई करना और इस साथ एक ऑर्डर इंफॉर्मेशन ऐड करना। राइट, सबसे पहले देखेंगे कि इवेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें। राइट, तो इसके लिए हमारे पास अभी बेसिकली मुझे 3 अप्रोचेस पता हैं इसकी। अप्रोच 1, शॉर्ट में UUID भी बोलते हैं इसे, 28 बिट इंटीजर्स होते हैं। राइट, और जैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अगर यूज़ की होगी तो उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसीज के साथ ही इसकी एक लाइब्रेरी भी आती है। आई थिंक java.lang में है इसका, या फिर किसी और में होगा, वो देख सकते हैं हम। तो
कहने का मतलब ये है कि इसके मतलब डिफरेंट वर्जन्स भी होते हैं, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है तो इसके डिफरेंट वर्जन्स भी होंगे, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर देखना पड़ेगा विच वर्जन इज सुटेबल टू आवर नीड्स, राइट। तो 128 बिट इंटीजर है। अब क्या है इसमें कि स्केलेबिलिटी देखते हैं कि कितना स्केलेबल है, क्योंकि हमारा जिस मतलब कि हमारी एप्लीकेशन जो है उसका बेसिकली इंटरनल पार्ट है ये। तो हमारी एप्लीकेशन जिस किसी नोड पर भी डिप्लॉयड होगी, लेट्स से नोड 1, जिस किसी नोड पर भी डिप्लॉयड होगी तो बेसिकली उस नोड से ये इंटीजर बेसिकली जनरेट होगा, बेसिकली एक इवेंट का साइन होगा, राइट। अब लेट्स से कोई डिफरेंट नोड है, उस पर हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है और यहाँ पर भी इवेंट जनरेट, इस नोड से भी इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं तो उन्हें भी आईडीज असाइन करनी होंगी। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं जिन पर हमारा एप्लीकेशन कोड डिप्लॉयड है और उनसे इवेंट जनरेट हो रहे हैं तो उनको भी आईडीज असाइन करनी होंगी, राइट। तो एक पॉइंट मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो एप्लीकेशन को स्केलेबल बनाने के लिए जो अप्रोचेस हैं, ऑटोमेटिकली उन अप्रोचेस के साथ ही ये जो टेक्निक है इवेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की, ये टेक्निक भी ऑटोमेटिकली स्केलेबल हो जाती है, राइट। तो ये टेक्निक क्या है? स्केलेबल है, राइट। सिमिलरली जो टेक्निक्स हम अपनी एप्लीकेशन को अवेलेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट, उसी टेक्निक के साथ ऑटोमेटिकली, राइट, हमारी ये अप्रोच भी अवेलेबल हो जाती है, अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करती है, राइट। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इवेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, जो मैंने हेडिंग डाली थी यूनिकली आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स, हर एक इवेंट जो होना चाहिए उसको एक यूनिक आईडी मिलनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर 128 बिट इंटीजर मतलब कि ये सेट ऑफ इंटीजर हो गया हमारा, राइट, सेम सेट ऑफ इंटीजर इस नोड पर भी है, सेम सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इस नोड पर भी है, तो इतना तो क्लियर हो जाता है कि ये यूनिक आईडीज जनरेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इस नोड 1 से जो इवेंट आएगा, लेट्स से इवेंट 1 आया, तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे, राइट। तो लेट्स से इवेंट 1 है, इसको कोई आईडी असाइन हो गई 1, राइट। फिर कोई इवेंट 2 यहाँ से जनरेट होके आया नोड 2 से, इसको आईडी असाइन हो गई लेट्स से 3। तो मतलब बहुत, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं तो देयर विल बी चांसेस कि ये नोड 3 से जनरेट हुआ इवेंट 3, तो देयर विल बी चांसेस कि कोई तो इवेंट होगा जो मैच कर जाएगा, जिसको मतलब कि एक डुप्लीकेट आईडी मिल सकती है, चांसेस हैं यहाँ पे, राइट। तो या इस अप्रोच में क्या है, स्केलेबल है और अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आईडीज जो हैं वो डुप्लीकेट है, हमारे इवेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता। तो ये अप्रोच जो है ना, हम इसे यूज़ नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्केलेबल है, ये अवेलेबल है, बट यूनिक नहीं है। इसको ऐसे कर लें, यूनिक नहीं है, स्केलेबल है, अवेलेबल है, राइट। ये जो आईडी वाली अप्रोच, ठीक है, इसमें यूनिक नहीं है। इसके साथ साथ इसमें कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स और हैं इस अप्रोच में, जैसे कि इसका जो 128 बिट इंटीजर हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो इसकी वजह से ना, क्योंकि बहुत सारी कीज़ हो जाती हैं, इसको ऐसे अगर हम प्राइमरी की यूज़ करें टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स यूनिकली, तो ये जो है डेटाबेस इंडेक्सिंग स्लो कर देता है, राइट। तो इसके साथ एक ये प्रॉब्लम हो जाती है, और एक तो डुप्लीकेट तो है ही है, डुप्लीकेट आईडीज़ का प्रॉब्लम है इसके साथ। और एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि काइंड ऑफ रैंडम मैनर में जनरेट होती है। ये ऐसा नहीं होगा कि पहले आईडी 1 जनरेट हुआ, फिर आईडी 2, फिर 3,
4 5 6 ऐसे करके ये जनरेट हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। तो मतलब कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आईडीज़ नहीं देता ये, इवेंट्स को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आईडीज़ नहीं मिल रही। इससे मतलब प्रॉब्लम जो होगा ना वो हो सकता है आगे जाके हमारा जो हम कॉजैलिटी डिफाइन करना चाहते हैं इवेंट्स की, उसको ये इम्पैक्ट करे, राइट। तो इसके साथ ये 2-3 प्रॉब्लम रहती हैं कि ये स्लोज डाउन इंसर्शन, डेटाबेस इंडेक्सिंग जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है इसकी वजह से, डुप्लीकेट आईडीज़ दे ही रहा है ये, साथ में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आईडीज़ प्रोवाइड नहीं कराता, राइट। तो इस अप्रोच के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद और एक सेकंड अप्रोच है, इसमें हम एक सेंट्रल डेटाबेस सर्वर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट इसके पास आती है तो एक न्यू आईडी जनरेट करता है और उस रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देता है यूजिंग द ऑटो इंक्रीमेंट फीचर ऑफ अ डेटाबेस, राइट। तो इसमें हमारे पास एक सेंट्रल डेटाबेस सर्वर होता है, राइट। हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, एप्लीकेशन सर्वर 1, एप्लीकेशन सर्वर 2, एप्लीकेशन सर्वर 3। तो एप्लीकेशन सर्वर्स इसको रिक्वेस्ट करते हैं न्यू आईडी, रिक्वेस्टिंग अ न्यू आईडी, राइट। और ये इसको रेस्पॉन्स में एक न्यू आईडी देता है, राइट। यहाँ पर ऐसे ही होता है, रिक्वेस्ट आती है, इसको रेस्पॉन्स देता है। करता क्या है ये कि ये ट्रैक रखता है कि इसने लास्ट टाइम कौन सी आईडी जनरेट करी थी, उसको लेट्स से उसको एक करंट आईडी बोलता है, राइट। और उसमें ये 1 ऐड करता है और रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से ये न्यू आईडी बन जाती है। देखने में ये अप्रोच बहुत सिंपल है, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इतने सारे सर्वर्स हैं हमारे पास जिनके लिए इसे आईडी जनरेट करनी है, और इन सर्वर से लेट्स से मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जनरेट होती है, इफ़ नॉट मिलियंस देन अगर लैक्स में भी अगर हम ले लें तो भी लेट्स से इतने सारे सर्वर्स हैं और हर एक सर्वर से एटलीस्ट 1 लाख रिक्वेस्ट आती है पर सेकेंड। तो इतने बड़े नंबर के लिए इस सर्वर को क्या करना होगा कि मतलब कि काइंड ऑफ कॉन्करेंट एनवायरनमेंट है, तो सारे रिक्वेस्ट को सीरियलाइज करना पड़ेगा इसे, राइट। सीरियलाइज करना पड़ेगा रिक्वेस्ट को, और सीरियलाइजेशन की वजह से क्या होगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी सिस्टम की, और लेटेंसी बढ़ेगी तो ये परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा, इससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, राइट। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अकेला डेटाबेस सर्वर है तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, राइट। ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, लेकिन हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द लीडर फॉलोवर आर्किटेक्चर। इसे मास्टर स्लेव भी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ, इस अप्रोच के साथ भी एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, और वो ये कि लेट्स से ये लीडर डाउन हो गया, तो जब लीडर डाउन होगा तो एक फेल ओवर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा हमें, सो दैट हम ये लीडर को अप कर सकें। तो फेल ओवर प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जब लीडर नोड डाउन हो जाता है तो उसे अप करने के लिए या तो हमें नया लीडर चूज़ करना पड़ता है, या सेम ओल्ड लीडर को फिक्स करके अप करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे फेल ओवर प्रोसेस बोलते हैं, राइट। तो फेल ओवर प्रोसेस जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कुछ सिस्टम्स में 1 सेकेंड लगता है, कहीं पे 6 सेकेंड लगेगा, कहीं पे 30 सेकेंड भी लगता है, राइट। तो जो भी है ये टाइम, लेकिन इस टाइम फ्रेम में जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी
ऑफ कोर्स वो सर्व नहीं करी जाएंगी, या तो उन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए, या समहाउ उन्हें मतलब स्टोर कैसे किया जाएगा, तो काइंड ऑफ रिजेक्ट ही होंगी। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि इस फेल ओवर प्रोसेस के ड्यूरिंग द फेल ओवर प्रोसेस ऑल सच रिक्वेस्ट विल बी रिजेक्टेड। इसमें क्या होता है कि तो ये जो फेल ओवर प्रोसेस है, इस अप्रोच के साथ भी अगर सिस्टम हाईली अवेलेबल है तो ये अप्रोच जो है वर्क नहीं करेगी। दिस अप्रोच इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाईली अवेलेबल सिस्टम। राइट। और अगर किसी सिस्टम के लिए ये जो फेल ओवर प्रोसेस का टाइम है ये अफोर्डेबल है भी, तब भी उसको ये रिक्वेस्ट जो है ना सीरियलाइज़ करनी पड़ेंगी, और फिर ये पाथ फॉलो होगा। सीरियलाइज़ करेगा, लेटेंसी बढ़ेगी उसकी, राइट, और फिर परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। तो इस अप्रोच के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका काइंड ऑफ वर्क अराउंड है। इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सेंट्रल डेटाबेस एंड यूजिंग अ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर और लीडर फॉलोवर आर्किटेक्चर, हम क्या करते हैं, वी यूज़ मल्टीपल सर्वर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल सेंट्रल डेटाबेस, राइट। तो हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स हैं, DB सर्वर 1, DB सर्वर 2, DB सर्वर 3, राइट। अब हमारे पास वेब सर्वर्स हैं हमारे, जो इन डेटाबेस पे मतलब काइंड ऑफ हमारी रिक्वेस्ट जो है इन डेटाबेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और ये डेटाबेसेस जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे लिए हमारे इवेंट्स के लिए आईडीज जनरेट करने के लिए, राइट। तो क्या होगा कि अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, इस सेंट्रल डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंट फीचर यूज़ कर रहे थे। जो पिछली आईडी जनरेट करी थी उसमें एक ऐड किया और नई आईडी बना करके रिक्वेस्ट को रिटर्न कर दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जितने भी डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से हम n डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी आईडी ये डेटाबेस जनरेट करेगा ना, एक सिंगल डेटा, कोई भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस चूज़ कर लें हम, लेट्स से ये वाला डेटाबेस हम चूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला डेटाबेस जो भी आईडी जनरेट करेगा, हम इसमें ये n ऐड कर देंगे। n इज द नंबर ऑफ डेटाबेस सर्वर्स, राइट। फॉर एग्जांपल इनिशियली कोई रिक्वेस्ट आई हमारे पास, जैसे कि रिक्वेस्ट आई, तो रिक्वेस्ट आई इधर, ये न्यू आईडी मांग रहा है, तो ये न्यू आईडी इसको लेट्स से 1 रिटर्न कर देता है। इसके पास रिक्वेस्ट आई, ये न्यू आईडी मांग रहा है, इसको हमने आईडी में 2 रिटर्न कर दिया। इसके पास रिक्वेस्ट आई, न्यू आईडी मांग रहा है, इसने 3 रिटर्न कर दिया हमने यहाँ से, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है कि हमारा जो DB1 है, इसने क्या रिटर्न किया, इसने करंट आईडी 1 रिटर्न करी। जो डेटाबेस 2 है, इसने 2 आईडी रिटर्न करी थी। जो DB3 है, इसने 3 आईडी रिटर्न करी थी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें n ऐड कर देंगे। जो भी ये वैल्यू ये रिटर्न करता है ना, इसमें हम n ऐड कर देंगे। यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल 3 सर्वर्स है मेरे पास, राइट। तो मैं इसमें 3 रिटर्न कर दूंगा, 3 ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा 4। तो ये 1 की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसमें भी 3 ऐड करूँगा तो सॉरी, ये बन जाएगा क्या, 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5, 3 + 3 = 6। इसमें 2 का 5 बन जाएगा, 3 का 6 बन जाएगा। तो ये इसको आईडीज़ मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी हम मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर लगा सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे लिए अफोर्डेबल है ये फेल ओवर प्रोसेस, तो ठीक, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर हम लगा लेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारा लोड जो है एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्केलेबिलिटी की,
राइट, हमारा लोड एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने अवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव कर ली अपने सिस्टम की, राइट। तो अवेलेबिलिटी तो हमें मिल गई। स्केलेबिलिटी देखते हैं अभी। लेट्स से हमारा डेटाबेस डाउन हो गया, लेट्स से हमारा DB2 डाउन हो गया। अब क्या होगा कि ये पैरामीटर जो है पहले 3 था, अभी इसकी वैल्यू घट के अभी इसकी वैल्यू घट के 2 हो जाएगी, राइट। तो अब लेट्स से कोई इसने करंट आईडी क्या जनरेट करी थी 4, इसके लिए करंट आईडी तो 4 है, राइट। तो इसके पास जब न्यू रिक्वेस्ट आएगा इस सिचुएशन में, न्यू आईडी मांगेगा ये, तो ये क्या करेगा, इसको क्या रिटर्न करेगा, ये 4 + 2 = 6 रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये 6 रिटर्न कर रहा है और हम देखते हैं कि 6 जो है वो ऑलरेडी किसी इवेंट को असाइंड है। तो यहाँ पर क्लियरली जो है डुप्लीकेट आईडीज़ देखने को मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अप्रोच भी फुली स्केलेबल नहीं है, राइट। और साथ ही साथ अगर हम इसको क्योंकि हम इसको स्केलेबल बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये डुप्लीकेसी भी इंट्रोड्यूस करता है। राइट, तो ये अप्रोच जो है वो क्लियरली हो गया, ये अप्रोच जो है वो क्लियरली यूनिक आईडीज़ तो नहीं देता और स्केलेबल भी नहीं है, अवेलेबल है। ये जो हमने मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर लगाया है और ये डेटाबेसेस सर्वर्स हमने बढ़ा दिए हैं, तो इससे डेफिनेटली हमने अवेलेबिलिटी तो इम्प्रूव कर ली है। तो इससे यूनिक आईडी वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता, राइट। अब एक दूसरी अप्रोच देखते हैं। इस अप्रोच में एक सेंट्रल सर्वर यूज़ करते हैं जो रेंज ऑफ आईडीज़ रिटर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जब भी कोई एप्लीकेशन सर्वर कोई रेंज रिक्वेस्ट करना चाहता है, राइट, तो बेसिकली क्या होगा, वो इस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। सेंट्रल सर्वर है हमारे पास, नॉट लाइक दिस, लेट्स हमारे पास एक सर्वर है और इसका एक बैकअप सर्वर रखते हैं, राइट। रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। हमारे पास ये सेंट्रल सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर, इसको जब रिक्वेस्ट आईडी चाहिए होगी तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा और ये सर्वर जो है सेंट्रल सर्वर, ये इसको रेंज ऑफ आईडीज़ रिटर्न करेगा। रेंज ऑफ आईडीज़ रिटर्न करने का फ़ायदा ये है कि इसमें हम डुप्लीकेसी अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे, लेट्स से कोई सर्वर है, लेट्स से 1 to 10⁻⁶ आईडीज़ ये रिटर्न कर रहे हैं एक सर्वर को इस रेंजेस में, राइट। फिर नेक्स्ट रेंज क्या बनती है, 10⁻⁶ + 1 to 10⁻² × 10⁻⁶, राइट। फिर नेक्स्ट रेंज बनती है 2 × 10⁻⁶ + 1 to 3 × 10⁻⁶। इस तरह से ये रेंजेस बनती हैं, राइट। तो जब एक सर्वर को एक पर्टिकुलर रेंज असाइन होगी तो इसमें डुप्लीकेसी नहीं आएगी, आई मीन अक्रॉस द सर्वर। विद इन द सर्वर क्या होगा, विद इन द सर्वर एक पर्टिकुलर रेंज से ये सर्वर अब अपने एंड पर डिसाइड करेगा उसको ये रेंजेस कैसे असाइन करनी है। हर एक इवेंट को वो आसानी से एक रेंज यूजिंग काउंटर और एन इंक्रीमेंटर, वो एक इवेंट को एक न्यू आईडी असाइन कर सकता है, राइट। जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, न्यू आईडी = करंट आईडी + 1 वाला, ये सिंपल से इस फॉर्मूले से, राइट। तो यहाँ पर फॉर श्योर ये डुप्लीकेट आईडीज़ वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। डुप्लीकेट आईडीज़ यहाँ नहीं होंगी,
तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। बोले तो ये यूनिक होंगी सारी, राइट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब क्या है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेट्स से एक सर्वर जो है ये इतनी बड़ी रेंजेस असाइन कर रहा है एक रिक्वेस्टर को, बेसिकली क्लाइंट को, और लेट्स से ये डाउन हो जाता है, और सॉरी ये नहीं, ये डाउन हो जाता है। इसको इतनी बड़ी रेंज ऑफ वैल्यू मिली हुई है, इसने लेट्स से 500 कुछ वैल्यूज़ यूज़ करी, तो बाकी और डाउन हो गया, तो उस केस में क्या हो, जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो वेस्ट हो जाती है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। इसको एकदम से 100% तो इस वेस्टेज को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको कुछ हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? बाय असाइनिंग अ स्मॉलर रेंज ऑफ वैल्यूज़ टू द रिक्वेस्टिंग सर्वर, राइट। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग दिस रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस वैल्यू, राइट, इसको एक स्मॉलर रेंज ऑफ वैल्यूज़ असाइन करते हैं। लेट्स से 10⁻² और 10⁻3, वो हम डिसाइड कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके, राइट। तो जब स्मॉलर रेंज ऑफ वैल्यूज़ 10⁻² बोले तो 100 हो गया, ये 1000 हो गया, 10,000 हो गया, राइट। तो स्मॉलर रेंज ऑफ वैल्यूज़ असाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि लेट्स से इसको मैंने 1000 वैल्यूज़ अगर असाइन करी थी, 500 पे अगर ये फेल हो रहा है, तो मेरे सिर्फ 500, जो नेक्स्ट 500 वैल्यूज़ हैं वो वेस्ट हो रही है, वो यूज़ नहीं हो रही, राइट। तो इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस केस में 10⁻6 - 500 इतनी सारी वैल्यूज़ वेस्ट हो जा रही थी। तो इसको हम इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जो मैंने पिछली अप्रोचेस डिस्कस की हैं, उनसे ये बेटर सॉल्यूशन है इस रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डुप्लीकेट आईडीज़ तो हम क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम इन आईडीज़ को कौन सी रेंजेस यूज़ हो गई हैं और कौन सी फ्यूचर रेंजेस हैं जो हम अवेलेबल रेंजेस हैं जो हम सर्वर्स को असाइन कर सकते हैं, इसका ट्रैक कैसे रखें। तो इसका ट्रैक जो है ना, बेसिकली एक हम माइक्रो सर्विस यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेट्स कॉल इट अ रेंज हैंडलर सर्विस। इस रेंज हैंडलर सर्विस को यूज़ करके हम ट्रैक्स रख सकते हैं, कौन सी रेंज यूज़ हुई है और कौन सी अवेलेबल है, टू कीप ट्रैक ऑफ द यूज्ड एंड द अवेलेबल रेंजेस, राइट। और एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद एक पॉइंट ये बनता है कि लेट्स से एक सिंगल सर्वर है, सिंगल सेंट्रल सर्वर है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के चांसेस बनते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें, हम यहाँ पर एक रेप्लिका रख लेते हैं, इन सिंक रेप्लिका, राइट, ताकि अगर ये सर्वर डाउन हुआ तो इमिडिएटली हम दूसरा सर्वर ला करके अप कर दें एज मास्टर, राइट। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को भी हम इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास एक क्लाइंट है, राइट। इसको कुछ मतलब इसने कुछ रिक्वेस्ट भेजी एप्लीकेशन सर्वर पे, राइट। तो यहाँ पे बीच में एक लोड बैलेंसर लगा देते हैं हम, ये इस पे जाएगा और ये रिक्वेस्ट जो है कहीं कहीं राउट कर देगा। एक है तो मैं एक ही दिखा रहा हूँ, राइट। और ये हमारे पास ये जो सेंट्रल सर्वर है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ दिखाया ये वाला, राइट, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर है 1, सर्वर 2, सर्वर 1, सर्वर 2, और ये इससे इन सिंक में है, सिंक्रोनाइज्ड वे में इससे डेटा शेयरिंग हो रही है, बेसिकली बैकअप बन रहा है, इन सिंक रेप्लिका है बेसिकली, राइट। और एक माइक्रो सर्विस है जो इसका ट्रैक रखती है कौन सी रेंज अवेलेबल है और कौन सी यूज़ हो चुकी है। तो ये सब जो है वो इससे कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर भी चाहे तो हम लोड बैलेंसर लगा सकते हैं। मैं एक सेकेंड, मैं एक सेंट्रल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ तो लोड बैलेंसर की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है। बाकी अगर हम ये देखें कि इसके ऊपर लोड बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पे डिज़ाइन इम्प्रूव करना होगा।
और इसको सिंपल बनाने के लिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द डुप्लीकेट आईडीज़ हम इसको वर्टिकली स्केल कर सकते हैं। राइट होगा क्या एक्चुअल सिनेरियो क्या होगा यहाँ पे कि ये सारे जो सर्वर्स हैं ना, ये एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं, एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर से ये रिक्वेस्ट आ रही है। राइट डेटा सेंटर 1 से ये रिक्वेस्ट आ रही है। अब और भी डेटा सेंटर्स हो सकते हैं पिक्चर में, डेटा सेंटर 2 हो गया लेट्स से, इस पे एप्लीकेशन सर्वर 1, एप्लीकेशन सर्वर 2, एप्लीकेशन सर्वर 3, ये सब केपेबल हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के। तो क्लाइंट क्या होगा बेसिकली, दूसरा क्लाइंट हो गया लेट्स से, इसको हटा देता हूँ मैं। ये इनमें से किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकता है और यहाँ से ये रिक्वेस्ट जो है फिर इसको जाएगी। राइट तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे लगाएंगे, बट इसको डुप्लीकेट आईडीज़ का वाला इशू अवॉइड करने के लिए हम इसको वर्टिकली स्केल कर सकते हैं। और इससे ये सिचुएशन ऐसी है ना कि इसको बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्केल करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये डेटा सेंटर के थ्रू रिक्वेस्ट आ रही है इसके पास। और बहुत ऐसे मतलब कि जैसे एक क्लाइंट होता है, जो एक एप्लीकेशन सर्वर होता है जो क्लाइंट को एक्सपोज होता है, जैसे कि क्रोम पे हम कोई वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं, लेट्स से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं, तो उस पर क्या है कि विद इन सेकेंड्स थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आती है, कहीं किसी सर्वर पे लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट भी आ रही होगी, मिलियंस ऑफ भी आ रही होगी। राइट लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा ना, ये डेटा सेंटर से इस पर रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसके ऊपर देखा जाए तो कंपैरेटिवली जितना इनके ऊपर लोड है उतना लोड इस पर नहीं होगा। तो ये आई मीन दिस सर्वर इज़ इन अ बेटर सिचुएशन दैन दीज सर्वर्स। तो उसको हम as of now I don't have a better solution than this to scale this server to handle the requests coming from the data centers. Right I think as of now I have this vertical scaling to improve the design of this server, to scale this basically. Let's say I have 1000 data centers spread across the globe, 1000 data centers spread across the globe. Right and each of the data centers I have let's say 1000 of servers. Right then it becomes 10 raised to power 6 servers. Right and let's say I'm keeping only one central server, that is this server. Right capable enough basically having a very high configuration, with a very high configuration. Assuming that this server having very high configuration can handle up to at least 10 raised to power 6 requests per second, then I think we are in a very good situation to go ahead with this design. If we need to scale this server, we will go with vertical scaling. Right and intuitively I don't think it would be this case that all the servers present within all the data servers, all the servers spread across the data centers will be requesting the range of IDs every second. I don't think it would be the case, because that would also involve the input output overhead. There would be a lot of network calls then. Right so I don't think that would be the scenario. So I do accept that there is some room for the improvement definitely, but I think this is a good design with which we can go ahead.
right? So, and let's say if we need to add one more data center to this design, then I think we can do that easily, right? We can simply put it there, do the configuration, and make it ready to send the requests to the central server to request the range of IDs. Okay, so this was the design for the basically sequencing the events so that the events can be identified uniquely. So in this design we were able to find the unique IDs. We were able to scale it well, scalability, and also the system was available, right? So we were able to achieve all the three parameters in this design, unlike the other designs that I have discussed, other approaches basically that I discussed in the